ओके, स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। Yes, yes. Yes, sir. All right. So let's begin the session. This is lecture number 28, and we have started unit number 4. And topic that are going to cover in this session is Make Sublayer Protocol Part 2. So in the last lecture, we have discussed some protocol hierarchy, how we access the media, how devices decide to access the media and load the data on medium. So we have taken introduction part of medium access sublayer, wired make layer, make protocol hierarchy, Aloha protocol, pure Aloha and slotted Aloha we have already discussed. Carrier sense multiple access, which having again three kind of category: one persistent CSMA, non-persistent CSMA, and persistent CSMA. Will understand in depth later on. Channelization protocol, FDMA, frequency division multiple access, time division multiple access, and code division multiple access. These are called channelization protocols for accessing medium and transfer data from source to destination. So Aloha we have already discussed in the last lecture, pure Aloha and slotted Aloha, their advantage and disadvantage. And in CSMA, we have already discussed the full form of CSMA, what is carrier, how it is sensing, and how multiple devices access the medium. Now, in this session, we will discuss the types of CSMA protocol. So different CSMA protocol that determines what a station should do when the medium is ideal. So कई सारे CSMA protocols हैं. उन CSMA प्रोटोकॉल से ये डिटरमाइन होता है कि वो किस तरह से मीडियम को एक्सेस करेंगे. सो अगर मीडियम आइडियल है तो स्टेशन को क्या करना चाहिए, और अगर मीडियम फ्री है तो स्टेशन को क्या करना चाहिए. सो व्हाट स्टेशन शुड डू व्हेन द मीडियम इज बिजी. तो अगर बिजी है तो स्टेशन को क्या करना चाहिए, और अगर फ्री है या आइडियल है तो स्टेशन को क्या करना चाहिए. जस्ट वेट. So non-persistent CSMA, one persistent CSMA एंड P persistent CSMA, ये तीन कैटेगरी है CSMA प्रोटोकॉल की. वन बाय वन समझते हैं. अगर नॉन परसिस्टेंट CSMA है तो वो किस तरह से सेशन मीडियम को सेंस करेगा. वन परसिस्टेंस है तो वो मीडियम को किस तरह से सेंस करेगा और डेटा लोड करेगा. और अगर P परसिस्टेंस है तो वो किस तरह से डेटा को लोड करेगा मीडियम के अंदर. फर्स्ट इज नॉन परसिस्टेंस. नॉन परसिस्टेंट CSMA का मतलब है a station with frame to be sent should sense the medium. अगर किसी भी स्टेशन को अगर फ्रेम सेंड करनी है तो वो सबसे पहले मीडियम को सेंस करेगा, क्योंकि CSMA प्रोटोकॉल बिना सेंसिंग के डेटा ट्रांसफ़र नहीं करता. सो हर एक स्टेशन को सबसे पहले मीडियम को सेंस करना होता है, उसके बाद फ्रेम को सेंड करना होता है. इफ़ मीडियम इज आइडियल देन ट्रांसमिट. अगर
स्टेशन को ऐसा लगता है कि जो मीडियम है वो आइडियल है, फ्री है, तो वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। अदरवाइज गो टू स्टेप 2। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेप है वो क्या है? इफ मीडियम इज बिजी देन बैक ऑफ, वेट फॉर इट सेल्फ अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिपीट स्टेप 1। तो यहाँ पे अगर मीडियम बिजी रहा तो वो अपने आप के लिए एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम को जनरेट करेगा और उस पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने आप को वेटिंग स्टेट में डालेगा। तो नॉन परसिस्टेंस में आता है सीएसएमए प्रोटोकॉल का कि ये है हमारा मीडियम। सीएसएमए प्रोटोकॉल जो नॉन परसिस्टेंस नेचर का होता है वो मीडियम को सेंस करता है। ये फर्स्ट सेंसिंग यहाँ पे शो हो रही है। अगर सेंस करने के बाद सीएसएमए प्रोटोकॉल को ऐसा लगता है कि ये बिजी है, मीडियम अगर बिजी है, तो वो अपने आप को एक रैंडम टाइम के लिए वेटिंग स्टेट में डाल देता है। तो सपोज कर ये जो पूरा वेटिंग स्टेट है उसने अपने आप के लिए कॉल किया है एक रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। उस पर्टिकुलर टाइम के फिनिश होने के बाद वापस सेंसिंग होगी। सेंसिंग होने के बाद फिर से अगर उसे लगता है कि मीडियम बिजी है तो फिर से वो अपने लिए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम को कॉल कर लेता है और उतने टाइम के लिए अपने आप को स्टेशन वेटिंग मोड में डाल देता है। अब जो भी टाइम पीरियड था, इस बार यदि उसने अपने लिए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम जनरेट किया है तो वो अगर टाइम बड़ा हुआ तो उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए वो अपने आप को वेटिंग स्टेट में डाल देता है। बट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मीडियम फ्री हो चुका है, तो ये इन्फॉर्मेशन उस स्टेशन तक नहीं पहुँच पाती है कि जो स्टेशन जो मीडियम है वो फ्री हो चुका है। बट वो अपने टाइम फिनिश होने के बाद ही वापस से उसको सेंस करता है। सो यहाँ पे जो नॉन परसिस्टेंस है इसका मतलब ये हुआ कि कंटिन्यूसली वो मीडियम को सेंस नहीं करता है, हर बार एक पर्टिकुलर रैंडम पीरियड ऑफ टाइम के लिए अपने आप को कॉल करता है और उतने टाइम के लिए अपने आप को वेटिंग स्टेट पे डाल देता है। और अगर जो उसने अमाउंट फाइनल किया है, जनरेट हुआ है, उससे पहले अगर मीडियम फ्री हो जाता है तो उसका एक्नॉलेजमेंट स्टेशन को नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से इतना समय उस ट्रांसमिशन मीडियम का वेस्ट चला जाता है। तो अगर वो कंटिन्यूसली वॉच करता तो शायद यहाँ पर उसको मीडियम फ्री मिल जाता और वो अपना डेटा ट्रांसमिट कर सकता था। बट स्टेशन के पास ऐसी अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, इसलिए इस तरह की प्रोटोकॉल को नाम दिया जाता है नॉन परसिस्टेंट। सेकंड होता है वन परसिस्टेंस। वन का मतलब होता है कि हमेशा कोई इवेंट जनरेट हो रही है, हमेशा मीडियम को सेंसिंग कर रहे हैं, राइट, ऑलवेज ट्रू। वन मतलब होता है ऑलवेज ट्रू। टू अवॉइड आइडियल चैनल टाइम, जैसे कि लास्ट प्रोटोकॉल में ये था कि आइडियल टाइम को हमने अवॉइड कर दिया था क्योंकि उतने समय के लिए स्टेशन ने अपने आप को वेटिंग मोड में डाला हुआ था। तो उस तरह के चैनल को, जो आइडियल टाइम का जो चैनल था, उसको यदि हमें अवॉइड करना है तो हम वन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो स्टेशन अगर वन परसिस्टेंट प्रोटोकॉल को यूज़ करता है और स्टेशन अपना डेटा ट्रांसफ़र करता है डेस्टिनेशन मशीन को, तो उसे कंटिन्यूसली सेंस करना होता है मीडियम। इफ़ मीडियम इज़ आइडियल ट्रांसमिट इमीजिएटली, अगर मीडियम आइडियल होता है, फ्री होता है, तो वो इमीजिएटली डेटा को सेंड कर सकता है। इफ़ मीडियम इज़ बिजी कंटिन्यूसली लिसन अंटिल मीडियम बिकम आइडियल। तो वन परसिस्टेंस में उसका जो नेचर है काम करने का वो ये है कि
कोई भी स्टेशन जो भी डेटा ट्रांसमिट करने में इंटरेस्टेड है वो ट्रांसमिशन मीडियम को कंटिन्यूसली सेंस करेगा, और अगर जैसे ही मीडियम फ्री होता है, जैसे यहाँ पे मीडियम फ्री हुआ, तो इस मीडियम में वो अपना डेटा को लोड कर देता है। तो ये है नेचर वन परसिस्टेंस का। तो आपको वन से याद रखना है कंटिन्यूसली ट्रू। कंटिन्यूसली ट्रू का मतलब हुआ कंटिन्यूसली सेंस, और जैसे ही मीडियम फ्री मिलेगा वो अपना डेटा यहाँ पे लोड कर देता है। थर्ड नेचर होता है पी परसिस्टेंस। यहाँ पे पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी। मीडियम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर फ्री हो सकता है और मीडियम बिजी भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक रैंडम टाइम जनरेट ना करते हुए एक छोटा सा टाइम स्लॉट जनरेट करते हैं, और उस टाइम स्लॉट के लिए हम उस स्टेशन को वेटिंग मोड में डाल देते हैं। बट ये रैंडम टाइम नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ये एक बहुत छोटा टाइम स्लॉट होगा कि उसकी जो प्रोबेबिलिटी है, जैसे हम एजम्पशन करते हैं कि हाईवे कब फ्री हो सकता है। तो यदि हम कंटिन्यूसली हाईवे के लेफ्ट हैंड साइड पर खड़े हुए हैं और हमें समझ आता है कि सपोज 4-5 व्हीकल्स आ रहे हैं, तो हार्डली 30 सेकेंड में वो व्हीकल्स निकल जाएगा, राइट। तो इस तरह का हम कंटिन्यूसली सेंस भी करते रहते हैं और अपने लिए एक टाइम स्लॉट भी जनरेट करते हैं कि 30 सेकेंड में जैसे ही व्हीकल्स निकलेगा हम हाईवे क्रॉस करेंगे। तो वन पी परसिस्टेंस का मतलब होता है कि जो भी प्रोबेबिलिटी आउटकम्स होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी आउटकम्स दैट डज नॉट अलाउ ट्रांसमिशन, तो जो आउटकम्स रहेंगे उसमें हम डेटा को ट्रांसफर नहीं करेंगे, बस उस टाइम पीरियड के बाद हम डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। Time is divided to slot where each time slot typically equals maximum propagation delay. Station wishing to transmit listen to the medium. If medium is ideal, transmit data with probability p, or wait one time slot with probability 1 minus p. तो यहाँ पे अगर उस स्टेशन को अगर मीडियम आइडियल मिल जाता है तो वो डेटा को ट्रांसमिट कर देता है एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी के साथ कि कितने समय तक उसको डेटा ट्रांसमिट करना है। और अगर सपोज मीडियम बिजी रहता है तो वो कंटिन्यूसली लिसन करता है, और लिसन करने के बाद जैसे आइडियल हो जाता है एक टाइम पीरियड के बाद वो अपना डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पे आपको तीन नेचर समझ आते हैं, पी परसिस्टेंस, वन परसिस्टेंस एंड नॉन परसिस्टेंस। तो तीनों को मैं एक बार वन से रिपीट कर देता हूँ। नॉन परसिस्टेंट में स्टेशन चेन ट्रांसमिशन मीडियम को कंटिन्यूसली वॉच नहीं करता है, कंटिन्यूसली सेंस नहीं करता है। एक बार वो सेंस करेगा, अगर मीडियम फ्री रहा तो वो अपना डेटा लोड कर देगा, अगर मीडियम बिजी रहा तो वो अपने लिए एक रैंडम टाइम पीरियड कॉल करेगा और उतने समय के लिए वो अपने आप को वेटिंग पे डाल देगा। और उस वेटिंग के ड्यूरेशन में अगर स्टेशन अगर मीडियम फ्री हो भी जाता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन स्टेशन को नहीं मिलती है, इसलिए वो काफ़ी सारा जो बैंडविड्थ है उस ट्रांसमिशन मीडियम की वो वेस्ट चली जाती है। दूसरा होता है वन परसिस्टेंस। ये बहुत इफेक्टिव मैकेनिज्म्स होती है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल अगर वन परसिस्टेंस मेथड को यूज़ करता है तो वो ट्रांसमिशन मीडियम को कंटिन्यूसली वॉच करता है, और कंटिन्यूसली वॉच करने के साथ साथ जैसे ही उसको मीडियम फ्री मिलता है वो अपना डेटा जो बफर में है वो डेटा लोड कर देता है ट्रांसमिशन मीडियम पे। और पी परसिस्टेंस में एक प्रोबेबिलिटी के बेस पर वो डिसीजन लेता है और डेटा ट्रांसमिट करता है उसी पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो यहाँ पे टाइम स्लॉट जनरेट होते हैं, इसको कहा जाता है पी परसिस्टेंस। तो ये होते हैं सीएसएमए के तीनों नेचर, नॉन परसिस्टेंस, वन परसिस्टेंस एंड पी परसिस्टेंस। इसके बाद आता है हमारा चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल।
चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल्स में हमारे पास तीन मेथड्स है: फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA, इसको हम समझते हैं डायग्राम से। सो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में लेट सपोज यहाँ पर एक स्टेशन है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4। इस तरह से अलग अलग स्टेशंस होते हैं जिनके बफर में कुछ डेटा होता है और उन डेटा को उन्हें सेंड करना होता है ट्रांसमिशन मीडियम में। ये जो है ये एक ट्रांसमिशन मीडियम है जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक कॉमन चैनल है जहाँ से 4 स्टेशन डायरेक्टली कनेक्टेड है, बट सारे स्टेशन एक साथ डेटा सेंड नहीं कर सकते। अगर वो एक साथ डेटा सेंड करेंगे तो उनका डेटा, उनकी जो डेटा फ्रेम्स है या कोई सिग्नल्स है, वो आपस में कोलाइड हो जाएंगे और डेटा पूरा करप्ट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो इसलिए यहाँ पे कैरियर सेंस चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। अब चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में अगर हम फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस की बात करें तो यहाँ पे हर एक स्टेशन अपना डेटा को फ्रीक्वेंसी में करता है और फ्रीक्वेंसी को मूव करने के लिए हमारे पास एक चैनल्स होते हैं, एक पाथ होता है। जैसे व्हीकल को चलने का हाईवे पर यदि हम उसको पार्टीशंस बना दे कि एक टू व्हीलर किस पोर्शन में चलेगी, फोर व्हीलर किस पोर्शन में चलेगी, अगर कोई व्हीकल 100 के पूरा हाईवे या 4 फीट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कि अगर कोई व्हीकल फास्ट है, कोई 100 की स्पीड से चलता है तो जस्ट राइट हैंड साइड से वो चलेगा। अगर वो 60 की स्पीड से चलता है तो वो बीच में से चलेगा, सेंटर में से चलेगा। और अगर कोई टू व्हीलर्स है या कोई 40 की स्पीड से करता है, चलता है, तो उसको जस्ट लेफ्ट हैंड, तो उसके लिए एक लाइन खींची जाती है, उसको चल जाता है, तो उसी चैनल के अंदर move है अपनी एक प्रॉपर स्पीड के साथ। तो यहाँ पे हमें उस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझना है कि अगर किसी भी स्टेशन को डेटा ट्रांसमिट है, उस कॉमन चैनल के अंदर कई सारे पाथ हैं। तो मल्टीपल चैनल्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, मल्टीपल पाथ यहाँ पे क्रिएट होते हैं, मूव करती है। यहाँ पे जो आपको कलर दिखाई दे रहे हैं जैसे ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, तो इन सभी में एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी मूव करती है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड है, यहाँ पे इसका मीनिंग ये हुआ कॉमन को की जो टेक्निक होती है उसका, इसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन। आपने कॉमन चैनल को फ्रीक्वेंसी में कर दिया है, राइट, और हर एक डिवीजन पे, हर एक चैनल पर एक पर्टिकुलर राइट। जैसे आप एफएम चलाते हो तो एफएम के फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हो, वहां का डेटा आपको सुनाई देता है। आप 92.7 ट्यून करते हो, 98.3 ट्यून करते हो, और उसी पर्टिकुलर चैनल पर जो डेटा आ रहा होगा, जो भी सॉन्ग्स आ रहा होगा या जो भी प्रोग्राम्स चल रहे होंगे, वो प्रोग्राम्स आपको सुनाई देते हैं। तो 98.3 आप ट्यून करते हो तो ही आपको सुनाई देता है, उसके आगे और पीछे जो कुछ भी डेटा सुनाई मूव करते हैं, का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का अपने चैनल में आगे बढ़ना, ये कहलाता है फ्रीक्वेंसी प्रोपोगेशन।
इसी तरह से सिग्नल भी प्रोपोगेट होता है, सिग्नल अपने पाथ में आगे बढ़ता चला जाता है और हर एक फ्रीक्वेंसी को दूसरे फ्रीक्वेंसी ना हो, इसलिए हर एक हाईवे तो डिवाइडर लगाने से क्लियर होता है कि उस साइड की गाड़ी इस साइड नहीं आती है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का डेटा भी चैनल में या दूसरे प्रोपोगेशन पाथ में ना चली जाए, इसलिए हर एक फ्रीक्वेंसी या हर एक चैनल्स में गार्ड बैंड लगा दिए जाते हैं जो कि उस डेटा को प्रोटेक्ट करके रखते हैं और डेटा इस तरह से अपने पाथ को फॉलो करता हुआ आगे चला जाता है और डेस्टिनेशन मशीन तक पहुंच जाता है। सो इस तरह की ये टेक्निक है जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। तो यहाँ पे आपको ध्यान इतना रखना है कि एक कॉमन चैनल है, कई सारे स्टेशंस हैं, सारे स्टेशंस को अपना डेटा ट्रांसमिट करना है। पहले जो भी स्टेशन डेटा को ट्रांसमिट करने में इंटरेस्टेड है वो पहले मीडियम को सेंस करेगा। अगर मीडियम सपोज फ्री है तो वो अपना चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल को यूज़ करेगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल को वो यूज़ करता है तो उस कॉमन चैनल को या जो ट्रांसमिशन मीडियम है उस ट्रांसमिशन मीडियम को वो पर्टिकुलर चैनल्स में डिवाइड कर देगा। हर एक चैनल में एक एक फ्रीक्वेंसी मूव करेगी और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी इस तरह से यूज़ हो सकती है और ट्रांसमिट हो सकती है। सो अगर हम कॉमन चैनल को या कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को मल्टीपल फ्रीक्वेंसी में या मल्टीपल चैनल में डिवाइड कर दें तो हर एक स्टेशन का डेटा अपने अपने पाथ से होता हुआ मूव करेगा। तो एक साथ हम सारे स्टेशंस के डेटा को सेंड कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टेशंस हैं, हर स्टेशन का एक कलर कॉम्बिनेशन है। इससे ये रिप्रेजेंट हो रहा है कि सारे स्टेशन का चैनल एक ही कॉमन मीडियम में मूव हो रहा है। बट कैसे मूव हो रहा है तो हमने उसके चैनल में डिवाइड किया हुआ है। चैनल में डिवाइड करने के बाद हमने उसको उसी पाथ पे प्रोपोगेट करवाया है। तो स्टेशन 1 जो ब्लू कलर से इंडिकेट है दैट मीन्स इस पर्टिकुलर कॉमन चैनल का जो फ्रीक्वेंसी है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो इस तरह की टेक्निक्स होती है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सेकंड मेथड होती है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में अगेन हम इसको डायग्राम से समझते हैं। ये लेट सपोज ये सिस्टम नंबर 1 है, स्टेशन 1, स्टेशन 2, स्टेशन 3, स्टेशन 4। स्टेशन 1 का एक पर्टिकुलर इसके बफर में कुछ डेटा होगा जो वो ट्रांसमिट करने में इंटरेस्टेड है और उसे हम ब्लू कलर से इंडिकेट करेंगे। स्टेशन 2 का जो डेटा है वो येलो कलर से हम इंडिकेट करने वाले हैं और स्टेशन 3 जो कि साइलेंट है, साइलेंट मतलब कि अभी फ़िलहाल उसके पास बफर में कोई डेटा नहीं है, राइट। बट यहाँ पर अगर इसके पास डेटा आएगा तो वो ग्रीन कलर से इंडिकेट होगा और स्टेशन 4 का जो डेटा है वो पिंक कलर से डिनोट हो रहा है, राइट। यहाँ पर अब हमें समझना है कि उस कॉमन चैनल को टाइम के बेस पर कैसे डिवाइड करें। अगर हम उसको टाइम के बेस पे डिवाइड कर देते हैं तो जो टेक्निक का नाम होगा वो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस होगा। तो हर एक स्टेशन को हम एक यदि टाइम क्वांटा से डिवाइड कर दें, मतलब कि हर एक स्टेशन को हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे दें,
सपोज वो टाइम क्वांटा है 2 मिनट का। तो अगर हम 2 मिनट इस स्टेशन को बोल देते हैं कि उसे 2 मिनट के लिए अपना डेटा ट्रांसमिट करना है, जब इसका टर्न आएगा स्टेशन नंबर 1 का, तो उसके बफर में जो भी डेटा है वो 2 मिनट के अंदर उसको ट्रांसमिट कर दे। जैसे ही उसका टाइम पीरियड फिनिश हो जाएगा, उसका टर्न चला जाएगा और फिर स्टेशन नंबर 2 को टर्न मिल जाएगा। अब स्टेशन नंबर 2 मिनट के लिए अपना डेटा ट्रांसमिट करेगा। तो जो भी बफर में डेटा है, 2 मिनट में जितना भी डेटा वो मीडियम पे लोड कर सकता है, अपने टाइम आने के बाद वो अपना डेटा लोड कर सकता है और इस तरह से डेटा ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में इस टेक्निक का जो नाम है वो है टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। इसका मतलब यह हुआ कि एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम टाइम स्लॉट में डिवाइड हो जाता है, कॉमन चैनल एक पर्टिकुलर टाइम में डिवाइड होता है, एंड हर एक स्टेशन को एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटा मिलता है। सो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में आपको ये ध्यान रखना है कि हर एक स्टेशन को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड गिवन होगा। उस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो अपना डेटा ट्रांसमिशन मीडियम में लोड करेगा, और लोड करने के बाद वो अपना डेटा लोड करेगा और उसके बाद डेटा ट्रांसमिट हो जाएगा। सो पहले ब्लू कलर की स्ट्रिप्स आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये है कि पहले स्टेशन नंबर 1 को टर्न मिला होगा और उसने अपने टर्न पर डेटा को लोड किया। उसके बाद आपको येलो स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि स्टेशन नंबर 1 के बाद अगला टर्न आया होगा स्टेशन नंबर 2 का। स्टेशन 2 ने अपना डेटा को लोड किया होगा। उसके बाद टर्न आया होगा स्टेशन नंबर 3 का। उस टर्न के दौरान उस स्टेशन नंबर 3 ने अपना डेटा लोड किया, ग्रीन स्ट्रिप्स। एंड फिर स्टेशन नंबर 4 का टर्न आया होगा तो उसने अपना डेटा लोड किया, पिंक स्ट्रिप्स। एंड सो ऑन। डॉटेड लाइन शो करता है कि इस तरह वन बाय वन हर एक स्टेशन को टर्न मिलता है, उसका टाइम क्वांटा जनरेट होता है, उस टाइम क्वांटा के अकॉर्डिंग उसको डेटा को लोड करना होता है, एंड डेटा को लोड करने के बाद डेटा आगे प्रोपोगेट हो जाता है। So this is called time division multiple access method. Now TDMA, it is a time division multiple access. Entire bandwidth capacity is a single channel with its capacity. So entire bandwidth capacity is a single channel with its capacity shared in time between AM stations. So चैनल की जो भी कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी है, टोटल बैंडविथ है, उसको डिवाइड कर दी जाता है एम स्टेशंस में, बट सभी का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होगा। अ नोड मस्ट ऑलवेज वेट फॉर इट्स टर्न। हर एक नोड को अपना टर्न का वेट करना होता है until its slot time arrives, जब तक कि उसके टाइम स्लॉट नहीं आ जाए। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक स्टेशन को एक टाइम स्लॉट एलोकेट किया जाता है, उस टाइम स्लॉट के आने का उसको उसके अपने टर्न का वेट करना होता है। जब उसके पास टर्न आ जाता है तो वो अपना डेटा को लोड कर सकता है। A node is limited to an average rate equal R divided by M, where M is number of nodes, even when it is the only node with frame to be sent. ये एक छोटा कैलकुलेशन है कि एक एवरेज क्या टाइम जनरेट होगा, नोड कितना लिमिटेड होगा। थर्ड टेक्निक है CDMA। अब यहाँ पर कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस मेथड है। In CDMA, one channel carries all transmission time simultaneously.
अब कोड डिवीज़न चैनल में, कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में एक चैनल सारे ट्रांसमिशन कर सकता है एक साथ। एक ही चैनल पर सारे स्टेशन का डेटा एक साथ ट्रांसमिट हो सकता है अगर CDMA टेक्निक यूज़ होती है तो। ईच स्टेशन कोड्स इट्स डेटा सिग्नल्स बाय a specific code before transmission। हर एक स्टेशन डेटा सेंड करने से पहले एक ऑर्थोगोनल कोड जनरेट करता है, एंड वो ऑर्थोगोनल कोड C1, C2, C3, C4 रहेगा। चारों स्टेशन के थ्रू चार अलग अलग ऑर्थोगोनल कोड जनरेट होते हैं और वो डेटा के साथ अटैच होता है, राइट। जैसे हर एक स्टूडेंट का एक एनरोलमेंट नंबर है, तो आप लाखों करोड़ स्टूडेंट के बीच में भी यूनिकली आइडेंटिफाई किए जाते हो। इसी तरह से हर एक स्टेशन एक कोड जनरेट कर देता है। सो D1 स्टेशन 1 का डेटा है और C1 उसका ऑर्थोगोनल कोड है। ईच स्टेशन कोड इज इट्स डेटा सिग्नल्स बाय स्पेसिफिक कोड बिफोर ट्रांसमिशन। The station receivers use this code to recover the data for desired stations. सो इस तरह से कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस टेक्निक काम करती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अलग अलग स्टेशन हो सकते हैं, उन सारे स्टेशन के बीच में एक ट्रांसमिशन मीडियम हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम सारे स्टेशन के बीच में कॉमन है, शेयर्ड है। सारे स्टेशन को एक साथ डेटा भी ट्रांसमिट करना है, तो वो किस तरह से डेटा ट्रांसमिट करें। तो अगर कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस मेथड है, तो उस मेथड के अकॉर्डिंग हर एक स्टेशन एक कोड जनरेट कर देगा और उस कोड के साथ अपना डेटा अटैच कर देगा। सो D1.C1 स्टेशन 1 का डेटा होगा, D2.C2 स्टेशन 2 का डेटा होगा, D3.C3 स्टेशन 3 का डेटा होगा, एंड D4.C4 स्टेशन 4 का डेटा होगा। इस तरह से सारे स्टेशन का जो डेटा है एक साथ ट्रांसमिशन मीडियम में मूव कर जाता है। तो ये कहलाते हैं चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल। इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे मूव करेंगे। चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल में हमने देखा तीन प्रोटोकॉल्स हैं, FDMA, TDMA एंड CDMA। फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस में जो कॉमन चैनल है उसे हम डिवाइड कर देते हैं फ्रीक्वेंसी में, और फ्रीक्वेंसी में डिवाइड करने के बाद हर एक स्टेशन का जो डेटा है प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में मूव करता है। TDMA के अंदर हम हर एक स्टेशन को टाइम पीरियड देते हैं। टाइम पीरियड एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम से जनरेट होता है, उसका राउंड रोबिंग एल्गोरिथम का नाम है। राउंड रोबिंग से एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटा जनरेट होगा और उस पर्टिकुलर टाइम क्वांटा के लिए स्टेशन अपना डेटा को लोड करता है। तो पूरा जो कॉमन मीडियम है एक पर्टिकुलर टाइम के बेस पे डिवाइड हो जाता है। तो कॉमन मीडियम को हमने डिवाइड कर दिया टाइम के बेस पे, कॉमन मीडियम को हमने डिवाइड कर दिया फ्रीक्वेंसी के बेस पे, और कॉमन मीडियम को हमने डिवाइड कर दिया है कोड के बेस पे। तो इस तरह से आप एक कॉमन ट्रांसमिशन मीडियम को डिवाइड करते चले जाते हो और कई सारे स्टेशन को अलाउ कर देते हो डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो इसलिए इसको चैनलाइजेशन प्रोटोकॉल बोला जाता है, क्योंकि हर चीज़ एक चैनल में चलती है। यहाँ पे चैनल एक तरह का पाथ होता है जिसमें कि फ्रीक्वेंसी मूव करती है या डेटा मूव करता है। So frequency division multiple access, I hope you understand. Time division multiple access and code division multiple access. यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो क्वेश्चन करो।